हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि इससे पहले आपके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर जो भली बात अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो पे, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आगे के टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर में, वो था जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के बारे में। अब हेगल भाई साहब के बारे में बता दो। अब हेगल भाई साहब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा चतुर थे, बहुत ज्यादा क्या समझदार थे। तो इन्होंने कुछ चीजें कही। अब क्या कही, चलो देखते हैं। अब इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी पुरुष या फिर स्त्री को अगर किसी चीज के बारे में समझाना है, तो आपको उस चीज के अपोजिट के बारे में समझाना पड़ेगा। समझा? नहीं समझा ना, तो समझा रहा हूं। देखो, अगर किसी को एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अगर मैं उसको सिखाऊं कि बेटा झूठ बोलना गलत बात होती है, तो यहां पे मुझे ये भी बताना पड़ेगा तो सही बात क्या होती है, तो मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि सच बोलना क्या सही बात होती है। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा दूसरों की आइसक्रीम खाना अब क्या बुरी बात होती है, तो उसको तभी नहीं समझेगा जब उसको मैं बताऊंगा कि बेटा खुद की आइसक्रीम खाना अच्छी बात होती है और दूसरों की आइसक्रीम छीन के खाना क्या बुरी बात होती है। तो ये कौन कह रहा था? हमारे हेगल कह रहे थे। और ये हमारे रियल लाइफ में भी एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है। देखो, मम्मी कभी भी बताती है कि मम्मी बोलती है ना कि आपको क्या करना है, आपको कभी किसी को मारना नहीं, आपको सबसे प्यार करना है। तो ये भी चीज बताती है। क्यों? तभी हमें क्या चीजें और अच्छे से समझती है। समझ में आ गया? तो हेगल भाई साहब ने यही बोला कि ऐसा कोई भी ऐसा मेथड ऑफ एनालिसिस जो किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट ऑपोजिट्स पे बेस्ड है। यानी अगर मैं किसी के बारे में ट्रू बोल रहा हूं तो उसको मैं फॉल्स भी बता रहा हूं, अगर उसको राइट बता रहा हूं तो उसको रॉन्ग भी बता रहा हूं, उसको मैं अच्छा बता रहा हूं तो मैं उसको बुरा भी बता रहा हूं। तो ऐसे मेथड ऑफ एनालिसिस को मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं डायलेक्टिक्स बोलता हूं। क्या लिखोगे? द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन टू डायरेक्ट ऑपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिव। मतलब ये हमें ऐसा बता रहे कि भैया जब अगर हम कभी भी क्या कर रहे, किसी भी इवेंट्स को देख रहे, तो हमें दोनों साइड देखनी है, सिक्के के दोनों के पहलू को देखना है। एक अच्छा भी साइड देखना और एक बुरा भी क्या साइड देखना है। ठीक है। अब जब ये जो थियोरी जब प्रपोज की जा रही, तो स्टार्टिंग में एक थियोरी क्या की जाती है? प्रपोज की जाती है। उस थियोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? थीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीसिस। द थियोरी विच इज प्रपोज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस थियोरी इज नोन एज थीसिस। क्लियर हो गया? फिर वहां पे जब कभी भी कोई थीसिस आती है तो उसके अगेंस्ट में भी कुछ आता है, तो यहां पे यही बोला गया द थियोरी विच इज कॉन्ट्रारी टू द थीसिस। मतलब इसके जो अपोजिट एक थियोरी आएगी, थीसिस की अपोजिट एक जो थियोरी आएगी, उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलेंगे। ये हमने इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ा है कि जब कभी भी क्या कुछ अपोजिट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस बोलते हैं। सेम चीज, ऐसी कोई भी थियोरी जो क्या होगा थीसिस के कॉन्ट्रारी यानी उसके अपोजिट्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस बोलेंगे। फिर उसके क्या बात किया जाता है? फिर उसके बाद ये थीसिस और एंटीथेसिस को क्या किया जाता है? उसका जो जिस्ट बनाया जाता है कि हाँ थीसिस क्या सही है, एंटीथेसिस उल्टा, उसका उल्टा, थीसिस एंटीथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस। फिर ऐसे करके क्या पूरी एक जिस्ट बनाई जाती है। जिस्ट बनाने के बाद एक नई थियोरी क्या प्रपोज होती है, और एक जो प्रोसेस होता है एक नई थियोरी का आने का, एक नई थीसिस का आने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। ये हमारे रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। कैसे होती है चलो समझाता हूं। देखो, हम क्या करते हैं, जैसे अब हम लोग बुरी चीजें भी देखते हैं, अच्छी चीजें भी देखते हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें। अब देखते हैं कि पूरा लिस्ट बना लेते हैं कि अच्छी चीजें कितनी, बुरी चीजें कितनी। फिर उसके बाद हम क्या आते हैं? एक नई चीज पे, एक नए डिसीजन पे आते हैं कि भैया ये चीज क्या खराब है, ये चीज क्या अच्छी है, सही बात है कि बात है। तो उसी तरह से ये आपका जो पूरा हेगल की जो थियरी वो काम करता है। तो आपको ये याद करके रख लेना। क्यों याद करके रख लेना? क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपका जो है टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन का एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो याद कर लो, the method of analysis which is based on two direct opposites is known as the dialectic. The theory which is proposed in the beginning of this theory is known as thesis. The theory which is contrary to the thesis is known as antithesis. And the gist of the thesis and the antithesis which leads to the process of arriving at the new thesis is known as synthesis. समझा? ये आपको चीजें क्या करनी है, समझ लेनी है। फिर उसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आते हैं एक बहुत ही बेताज बादशाह, बहुत ही अगर हम बात करें तो बहुत ही चतुर इंसान ये भी थे, जिनका नाम था लियोपोल्ड वन रंके। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, लियोपोल्ड वन रंके एक ऐसे व्यक्ति थे 19th सेंचुरी में जो हिस्टोग्राफी लिखी जाती थी ना, वो इनके मेथड से बहुत ही ज्यादा क्या इन्फ्लुएंस थी। मतलब इनके हिसाब से हिस्टोग्राफी लिखी जाती थी। समझ में आ गया? इनके जो मेथड है उस मेथड को अपना के क्या लिखा जाता था? हिस्टोग्राफी क्या लिखी जाती थी। ठीक है। अब लियोपोल्ड रंके कौन सी यूनिवर्सिटी? बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। आपको याद रखना है, in the 19th century the writing of historiography was greatly influenced by the Leopold von Ranke. He was from the Berlin University. अब इन्होंने क्या बोला देखते हैं। He spoke about the critical method of historical research. इन्होंने हमेशा जो बात की वो क्रिटिकल मेथड, मतलब क्या बोला है कि हमें हमेशा जब रिसर्च करना है, हिस्टोरिकल रिसर्च करना है, तो हमें क्रिटिकली करना है, एक एक चीज को एनालाइज करना है।
चीजों को समझ के देखना कि क्या सही है क्या गलत है, फिर जाके क्या हमें क्या करना, किसी भी डिसीजन पर पहुंचा। हमें कभी भी ऐसा नहीं, मेरी दादी ने बोला था कि भूत होता है तो ये भरोसा करके नहीं, मुझे अगर दादी ने बोला तो प्रूफ करना पड़ेगा कि दादी ने जो बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला है। इसके बारे में हमेशा क्या कहा है हमारे लियोपोल्ड वार्नके ने, कहा है कि हमेशा जो हिस्टोरिकल रिसर्च होनी चाहिए वो कौन सा मेथड अपनानी चाहिए, क्रिटिकल मेथड की अपनानी चाहिए। फिर उन्होंने अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिया, हमेशा बोला है कि भैया अगर आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से गैदर करो। मतलब जैसे अगर ये बॉटल के इतिहास के बारे में जानना है तो इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब होगा उससे क्या लिखो। अगर इस लैपटॉप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी, हिस्ट्री गैदर करनी है तो आप कोई बोलते ना रेफरेंस बुक से, एक्सवाइजेड बुक से मत करो, इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे क्या इंफॉर्मेशन हमेशा क्या गैदर करनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था, हमारे लियोपोल्ड वार्नके का था। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या रखते होंगे, संबंध रखते होंगे, रिलेशन रखते होंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या ग्रेटली क्या एग्जामिन करना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, उन्हें एग्जामिन करना चाहिए, ग्रेटेस्ट केस के साथ एग्जामिन करना चाहिए, पता लगाना चाहिए ये जो डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड क्या ये सही है, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं कुछ गलत चीजें तो नहीं दी गई है इसमें, या फिर पुराने के नाम पे मुझे कुछ गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिया गया। ये हमेशा हमें क्या एनालाइज करना चाहिए, ऐसा हमारे लियोपोल्ड वार्नके ने क्या कहा। और ये इन्होंने क्या किया, हमेशा क्रिटिसाइज किया किसको, क्या इमेजिनेटिव नरेशन बोला जाता है, एक था राजा एक थी रानी, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो हमेशा उन्होंने क्या किया, हमेशा इन्होंने ये इस मेथड को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ये बोले कि भैया इमेजिनेटिव नरेशन नहीं चाहिए, यहां पे हम कहानी नहीं लिख रहे, हम लोग हिस्ट्री लिख रहे। हिस्ट्री जो है लोग किस तरह से रहा करते थे, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में चीजें, लोग कभी भी जो इमेजिनेटिव नरेशन हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमेशा इन्होंने क्या किया, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमेशा इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया किसके, इमेजिनेटिव नरेशन जो था हिस्टोग्राफी का उसको। ठीक है, अब इनके जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी लेक्चर्स थे, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री में लिखा। साथ ही साथ जो सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री था उसमें क्या इन्होंने क्या चीजें बुक क्या लिखी, समझा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाली चीजें भी समझा दी। अब उसके बाद कार्ल मार्क्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब चीजें बदली गई। अब एक नया स्कूल जो थॉट का वो अराइज हुआ, जो कि बेस था हिस्टोग्राफी। जो हिस्टोग्राफी अब उस स्कूल में जो लिखी जाती थी वो आपके कार्ल मार्क्स से थियोरी के बेसिस पे क्या लिखी जाती थी। अब इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्या कि इतिहास कोई इमेजिनेटिव नरेशन नहीं है कि आपके मन में जो आया, आपके दिमाग में जो आया वो सारी चीजें आप लिख दोगे। एक्चुअल में जो हिस्ट्री है वो लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाया करते थे, क्या स्ट्रगल किया करते थे, उसके बारे में क्या ये जो आपकी हिस्ट्री है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जैसे बात करूं आपका और मेरा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, अब हमारा रिश्ता कैसे, आपकी नीड है, क्या नीड है आपकी, आपको लेक्चर चाहिए, एक अच्छा लेक्चर चाहिए, तो उस वजह से हम और आप जुड़े। सही बात है। तो यही चीज देखी उन्होंने, जो ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। देखो आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, तो इस वजह से हमारा रिश्ता होता। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं होती और अब मुझे आपकी जरूरत नहीं होती तो क्या हमारा एक रिलेशन होता, क्या हमारा रिलेशन नहीं होता। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अगर आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार, अगर अड़ोस पड़ोस का है, अगर अड़ोस पड़ोस का लोग है कोई, तो वो आपसे कब रिश्ता रखेगा, जब उसको आपसे क्या जरूरत होगी, आपसे कोई उसका काम बनता होगा तभी रखेगा, अगर काम नहीं बनता होगा तो रखेगा नहीं रखेगा। इतना चीज समझा। ये कार्ल मार्क्स भाई साहब ने पहले ही बोल दिया कि दुनिया जो है, दुनिया जरूरत पे है। अगर लोगों को आपसे जरूरत है तभी लोग आपकी क्या करेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे। जिस दिन जरूरत खत्म उस दिन आप भी खत्म। समझ में आ गया। एंड द प्रिविलेज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स, मतलब मुझे आपकी जरूरत है, आपको मुझे जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपको आपकी जरूरत है। सही बात है। अब यहां पे अगर आपकी जो जरूरत है वो पूरी मुझसे की जा सकती है, यानी मैं एक जरिया, मीन्स मतलब क्या होता है, एक जरिया। क्या होता है, एक जरिया कि आपकी जो नीड्स है वो मेरे थ्रू क्या हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, तभी आप क्या करोगे, मेरे से रिलेशन रखोगे। सही बात है। तो यही वो चीज रखा हुआ है कि एंड द प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स, मतलब अगर आप एक ऐसे बंदे से नाता रख रहे हो जो जिससे आपकी जो नीड है, आपकी कोई भी, आपके पैसे की जरूरत होगी, आपकी अच्छे पढ़ने की जरूरत होगी, आपको एक नया फ्लैट लेना है उसकी जरूरत होगी, और वो जरूरत जो है उस बंदे से क्या हो रही है, आपकी सेटिस्फाई होने वाली है, तो भैया आप क्या करोगे, उससे मतलब रखोगे, वरना रखने वाले नहीं हो। समझ में आ गया। अब यही चीज होती थी। अब यहां पे मैंने आपको जो प्रैक्टिकल चीज बताया, अब
पास्ट में क्या होता वो बता देता हूं। पहले क्या हुआ करता था कि हमारे अलग अलग कास्ट होते हैं, ठीक है। अभी जैसे इंडियन कास्ट में बताओ तो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, अतिशूद्र होते हैं, ऐसे कास्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अपने ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, अब क्षत्रियों के पास जमीन जायदाद बहुत रहती है, सही बात है, तो उनमें फसल भी होती थी। लेकिन जो नीचे के जो लोग होते हैं, खासकर शूद्र और अतिशूद्र, उनके पास जमीन जायदाद नहीं रहता है, तो उनकी जरूरत होती है क्या, खाने की और खाना कैसे होगा, आपके एग्रीकल्चर से होगा। तो यहाँ पे जमीन क्या अपर क्लास वालों के पास होती थी, सही बात है। इस तरह से इनका क्या रिलेशन होता था। अब यहाँ पे मुझे बताना, क्या जितनी जमीन क्षत्रिय के पास है क्या उतनी जमीन बाकी लोगों के पास है क्या, नहीं है। तो यही चीज क्या होता है, यही बोला कि एक्सेसिबिलिटी होती है, डिफरेंट डाटा मे नॉट बी इक्वल। मतलब जो मीन्स एक जो जरिया है कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने का, वो सारे जो सेक्शन है सोसाइटी के उनके पास इक्वल नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, एक इनइक्वालिटी क्या होती है आपकी जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या क्लास स्ट्रगल क्या होता है आपका सामने चल करके आता है। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या, सोसाइटी के अलग अलग जो सेक्शन है उनमें क्या होता है, एक स्ट्रगल क्या आपका ऑर्गेनाइज होकर आता है। क्लियर हो गया। अब वही चीज यहां पे इन्होंने बोली कार्ल मार्क्स ने कि ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब हर एक जो इंसान है वो क्या स्ट्रगल कर रहा है, शूद्र वाला स्ट्रगल कर रहा था, अति शूद्र वाला स्ट्रगल कर रहा था, आपका वैश्य वाला कर रहा था, क्षत्रिय भी कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हर एक जो इंसान है अपने तरीके से क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या स्ट्रगल क्या कर रहा है, ऐसा हमारे कार्ल मार्क्स ने बताया। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम क्या था, दास कैपिटल। क्या था नाम था, दास कैपिटल। उन्होंने क्या एक किताब क्या लिखी थी दोस्तों, क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको बुक के नाम से याद करें ना, मैं पहले बता दे रहा हूं क्योंकि आपके क्या बहुत ज्यादा क्या काम आने वाला है। अब यहां पे एक नया स्कूल आया थॉट का, जैसे अब कार्ल मार्क्स का स्कूल आया था, वैसे अब लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एक नया स्कूल आया, क्या थॉट का अराइज हुआ, कहां पे आपके फ्रांस में, ठीक है। जिसने क्या दिया, एक नया डायरेक्शन दे दिया क्या हिस्टोग्राफी को। देखो स्कूल गिव न्यू डायरेक्शन टू द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो है अब एक नए तरीके से लिखी जा रही थी। क्या बोला इन्होंने, बोला कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट, डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं, बैटल्स के बारे में नहीं है, राजा रानी के बारे में नहीं है, एक्चुअल ट्रेड किस तरह से हुआ करता था उस टाइम पे, क्लाइमेट किस तरह का हुआ करता था, प्रजा किस तरह की थी, उनका खान पान किस तरह का था, ये सारी चीजों के बारे में क्या आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री सिर्फ आपको लड़ाइयों के बारे में, झगड़ों के बारे में, राजा के बारे में, रानी के बारे में नहीं बताता, वहां की प्रजा के बारे में बताएगा आपको, वहां के लोगों के बारे में बताएगा, वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या हिस्ट्री क्या बताता है। और हिस्ट्री का काम यही है दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहां पे मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो सॉरी एक्चुअली ये जो स्कूल था ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, आपके एक फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखनी है कि at the later half of one side of 20th century a new school of thought arise in France which gave a new direction to the writing of the history, ठीक है। The school stated that history was not only about the political event diplomacy but was also about the climate, trade, agriculture, tradition, culture of the people, clear हो गया। फिर this school was started by the French historian, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अब इसके बाद हम जाएंगे कहां पे, हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब यहां पे समझना, अब यहां पे अगर बात करूं तो आपने क्या देखा, आपने चीजें ये देखी भैया कि क्या कि अब तक जितनी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी, चाहे आपने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा या फिर उससे पहले जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, सब में ज्यादातर जो वर्णन हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, वो लेडीज बोल रहा हूं, मेल्स का हुआ करता था। कहीं ना कहीं जो औरत हुआ करती थी या फिर जो लेडीज हुआ करती थी या फिर वुमेन्स हुआ करती थी, उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर क्या दिखाया जाता था। अब यही चीज क्या खटक गई, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, समझो कि हिस्ट्री को क्या करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, यानी हिस्ट्री को क्या वापस से लिखना है, लेकिन किसके हिसाब से लिखना है, वुमेन के परसेप्शन के हिसाब से लिखना है, वुमेन्स की पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें क्या करना है, हिस्ट्री को क्या वापस लिखना है, ठीक है। वहीं पे एक जो हमारे फ्रेंच हिस्टोरियन साइमन डी बेगर ने, उन्होंने क्या हेल्प किया, उन्होंने मदद की क्या इस्टेब्लिश करने में, आपकी जो फंडामेंटल्स थे यानी जो रूल्स थे आपके फेमिनिज्म के, आपके फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के, उसको इस्टेब्लिश करने की क्या हेल्प किया, आपको ये लर्न करके रखना है। अब इन्होंने क्या कहा, इनका सिर्फ मेन फोकस हिस्ट्री को वापस से रिस्ट्रक्चर करना वुमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं था, लेकिन साथ ही साथ मेल के पर्सपेक्टिव से वापस से हिस्ट्री को क्या सोचना भी इनका क्या क्या था, इनका तक कर्तव्य था, इनका क्या काम था, समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने एक डेप्थ में क्या स्टडीज करना चालू किया वुमेन्स की लाइफ पर, वो किस तरह से रहते थे, एम्प्लॉयमेंट क्या थी, क्या सारे स्ट्रगल फेस, कपड़े किस तरह से पहनते थे, इन सारी चीजों के बारे में क्या उन्होंने पढ़ना क्या शुरू कर दिया दोस्तों।
ठीक है। और साथ ही साथ ये जो चीज थी ये आगे काम आई, और यह 1991 से आपका जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी था उसको क्या एक इंडिपेंडेंट का पोर्ट्रेट कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो क्या आपका माइकल फौकॉल्ट का। अब माइकल फौकॉल्ट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब इस बुक ने इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि भैया जो आप हिस्टोरिकल ट्रुथ बता रहे हो वो गलत है, वो आपको क्या करना नहीं चाहिए। एक्चुअल में साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी कभी भी आपको पास्ट के ट्रुथ के बारे में नहीं बताता। आर्कियोलॉजी क्या बताता है, आर्कियोलॉजी आपको जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो चीजें बदलती रहती है टाइम टू टाइम, उसके बारे में हमेशा आपको समझाता है। थोड़ा समझेंगे, पास्ट में एशियन सोसाइटी हम लोग चले जाए तो जो हम हुआ करते थे हम केव में रहा करते थे, फिर हमने क्या झोपड़ी बनाई, झोपड़ी से हमने पक्के घर, मिट्टी के घर बना रहे, मिट्टी के घर पक्के घर बनाना चालू किया। तो यहाँ पे देखो हमें ट्रांजिशन दिख रहा है कि नहीं, पहले हम गुफा में रहते थे, फिर हमने झोपड़ी बनाई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने पक्के मिट्टी के घर बनाए, फिर पक्के घर बनाए, फिर बिल्डिंग्स बनाए, तो आज स्काईस्क्रैपर्स बना रहे। तो आज देखो कितना चेंज हुआ। तो इस जो चेंज हो रही है, जो ट्रांजिशन हो रही है स्ट्रक्चर्स में, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी की स्टडी को हम लोग क्या आर्कियोलॉजी क्या बोलते हैं दोस्तों। ऐसा हमारे किसने कहा, ऐसा हमारे माइकल फौकॉल्ट जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में क्या कहा था दोस्तों। क्लियर हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आर्कियोलॉजी कभी भी आपको अल्टीमेट ट्रूथ के पास नहीं लेके जाता, वो हमेशा आपको क्या करता है, हमेशा आपको जो है ट्रांजिशन जो होते थे सोसाइटी में उसके बारे में क्या आपको क्या बताता था। तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी दोस्तों। और साथ ही साथ जो फौकॉल्ट थे उन्होंने बोला कि आप लोगों के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन लोगों के बारे में साथ पढ़ने के साथ साथ उनकी जो डिसऑर्डर्स थे, बीमारियां जो वो फेस किया करते थे, जो प्रॉब्लम्स वो फेस किया करते थे, वो सारी चीजें भी क्या आपकी जो हिस्ट्री में क्या आनी चाहिए। अब इसी तरह से क्या हुआ, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, नोटेबल स्कॉलर्स आए, जैसे हमने देखा रेंडेस्कार्ट्स आए, वोल्टेयर आए, फिर आपके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल है, फिर लियोपोल्ड वॉन, कार्ल मार्क्स, एनालिस्ट स्कूल, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, फिर माइकल फौकॉल्ट, ऐसे करके बहुत सारे और भी स्कॉलर्स आए। और इस तरह से हिस्टोग्राफी जो थी वो आगे क्या बढ़ती गई दोस्तों, चीजें क्या बदलती गई। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के साथ। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों शेयर करता कि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।